टू पिकनिक स्टडी यूट्यूब चैनल। और आज हमारे साथ एजुकेशनल पॉडकास्ट में वो हैं जिन्होंने थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स के ड्रीम पूरे किए हैं। जो वर्दी पहनना चाहते थे वो वर्दी पहन चुके हैं, और वो बच्चे जो सपना देखते हैं गांव से एक यूनिफॉर्म पहनने का, देश की सेवा करने का, वो टीचर हमारे साथ हैं राजपूत सर, जिन्होंने एक बिहार से निकल के एक रिवोल्यूशन की तरह बच्चों को केवल एक मैथ्स पढ़ाने की जगह एक गाइडेंस देना और साथ में एक मोटिवेशनल फैक्टर रहता है। तो राजपूत सर, सबसे पहले हमारे चैनल पे आए, थैंक यू सो मच सर। Thank you so much for inviting me. It's an honor to be here, guys. And definitely, it's going to be a wonderful podcast. And I'm literally sorry from my side because we wanted to do it for a very long time, but unfortunately, I wasn't getting that much time. But finally, वो वक्त मिला and we are doing this. I'm literally feeling honored to be here. Thank you. तो सबसे पहले आपकी स्कूलिंग कहाँ हुई और ये डिफेंस के प्रति लगाव कहाँ से आया? क्योंकि आप सबसे पहले आप खुद ही डिफेंस में जाना चाहते थे। बिल्कुल। जहाँ तक मेरी स्कूलिंग की बात है मेरे भाई, स्कूलिंग मेरी बहुत जगह से हुई है। मैंने अपना क्लास 7 तक की पढ़ाई रांची से करी है। फिर क्लास 8 में मैं बिहार आ गया था, तो यहाँ पे फिर मैंने पढ़ाई करी। और जब मैं क्लास 8 9th में ही था तो उस समय ही मेरा एक दोस्त बना, हुज फादर वाज इन इंडियन एयरफोर्स। वो उस समय गुजरात से आया था एंड ही यूज्ड टू टेल अस अबाउट द स्टोरीज की वो इन जगहों पर रहा है। ही यूज्ड टू टेल अस अबाउट द postings of his father. So then I got some interest and I decided that this is something that I want to do. And when I appeared for my class 10th board, तो मैं अपने दीदी के घर जा रखा था. My JH is in army only, so I was in Jammu at that time with them. And when I saw that lifestyle in the cantonment area, and when my the JH also told me about the lifestyle that he have seen his postings and all. So at that time, I finally decided that this is something that I want to do, but not as soldier, क्योंकि गांव में सिपाही ऑलरेडी बहुत थे फौज में। तो आई डिसाइडेड कि यार कहीं ना कहीं एक स्टेप आगे जाना पड़ेगा, तो मैं फौज में अफसर बन के जाऊंगा। तो दिस वाज माय डिसीजन एंड दिस वाज द रीजन व्हाई आई गॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड फौज। सर, आपने कहा कि गांव में ऑफिसर बहुत हैं और आप एक खुद बिहार के छोटे से गांव गया से बिलोंग करते हैं। नहीं, एक्चुअली नहीं, मैं बिहार के भोजपुर डिस्ट्रिक्ट, और भोजपुर जनरली आरा से फेमस है। मैं बिहार के आरा से बिलोंग करता हूँ और मेरे गांव में सोल्जर्स हैं फौज में बहुत, ऑफिसर कोई नहीं है। तो डिसाइडेड कि अफसर बनना है। आपका एक ऑफिसर बनना, एक जो बिहार के जो बच्चे होते हैं वो आज के टाइम में बहुत सारे IAS IPS हैं और बहुत सारे डिफेंस एस्पिरेंट्स सबसे ज़्यादा बिहार से निकलते हैं। तो आप ये कैसे मानते हैं कि बिहार के लोगों को क्यों डिफेंस में जाना पसंद होता है? देखिए, बात ऐसी है कि बिहार से IAS IPS तो बहुत से है, नो डाउट, मतलब ना। और परंतु एक ये साइड है, ये डिफेंस में ऑफिसर्स का साइड थोड़ा सा अलग है। बहुत बच्चों को काफी टाइम तक जानकारी नहीं थी एनडीए के बारे में। ओनली दे यूज्ड टू थिंक अबाउट द यूपीएससी कि हमें यूपीएससी करना, IAS बनना, IPS बनना। फिर विद टाइम बहुत बच्चों को रियलाइज हो गया दिस इज ऑल्सो ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि हम क्लास 12 के बाद ही एक गैजेटेड रैंक के ऑफिसर बन सकते हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा बच्चों का लगाव हुआ, क्योंकि वो देशभक्ति का जज्बा तो बिहार के हर एक बच्चे में कूट कूट के भरा है ना। क्योंकि हम बचपन से देखते आए हैं कि जैसे ही कोई 10वीं भी पास करता है तो हम अपने गांव में देखते हैं कि 10वीं पास करते लोग भर्ती मारने की तैयारी करने लगते हैं, रोडों पर दौड़ना स्टार्ट, बाग बगीचों में दौड़ना स्टार्ट एंड ऑल दोस थिंग्स। लेकिन अफसर बनने का ख्वाब नहीं देखते। विद टाइम जैसे जानकारी बढ़ी, लोगों ने देखा कि यार यहाँ पे भी अच्छा करा जा सकता है, तो अब बहुत बहुत से डिफेंस एस्पिरेंट आगे निकल के आ रहे हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन करने के लिए। आपने कौन कौन से फिर एग्जाम दिए जब डिफेंस के लाइन में आपको जाना था, और कौन कौन से एग्जाम क्रैक हुए? किसी में फेलियर भी आए होंगे। बिल्कुल। एक्चुअली मैंने ना मेरा गोल था ऑफिसर बनने का, तो मैंने तो ऑफिसर लेवल के डिफेंस में जाने का लगभग सारे एग्जाम दिए और सारे क्लियर किए। जैसे एनडीए हुआ, एनडीए आई हैव क्लियर्ड मल्टीपल टाइम्स, सीडीएस हुआ, एफकैट हुआ, और एक एग्जाम होता है इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट। मैंने ये सारे एग्जाम निकाल रखे हैं, वो भी मल्टीपल टाइम्स। जब मैं क्लास 12 मैंने पास करी थी तो एनडीए के साथ मैं 2 और एग्जाम के लिए अपियर हुआ था। दैट वाज एयरफोर्स XY ग्रुप और नेवी AASSR। उस समय अग्निवीर का कॉन्सेप्ट नहीं था, बट आई वाज डैम श्योर कि मेरे को ऑफिसर ही बनना है। तो फिर मैं उन एग्जाम्स को लेकर के आगे के प्रोसेस को सीरियस रहा नहीं। मैं कहा ठीक है, बट दीज एग्जाम्स आई वाज वेरी सीरियस अबाउट दीज थिंग्स। आई प्रिपेयर्ड फॉर SSB मल्टीपल टाइम, बट आई कुड नॉट मेक इट थ्रू, है ना। SSB क्लियर नहीं हुआ, बट एग्जाम, रिटन एग्जाम हर बार क्लियर हुआ। आपने रिटन एग्जाम, हर एग्जाम मोस्टली रिटन एग्जाम फोड़े हैं, तो ये कैसा एक्सपीरियंस था?
है तो एक बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस, क्योंकि उसी एक्सपीरियंस की बदौलत आज मैं अपने स्टूडेंट्स को गाइड कर पाता हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं इन एग्जाम्स जब आप दे लेते हो, इतने बार किस एग्जाम को जब आप निकाल लेते हो, तो आपको एक आइडिया लग जाता है कि किस एग्जाम के लिए किस तरीके से तैयारी करनी है। हर एग्जाम का अपना एक डिमांड होता है, तो अगर आप उस डिमांड को पूरी कर ले तो वो क्लियर हो जाता है। तो जब आप मल्टीपल टाइम किसी एग्जाम को क्लियर करते हो तो तुक्के से तो नहीं क्लियर हो रहा है। दैट मीन्स यू हैव सर्टेन स्ट्रैटेजीज जिसको आप फॉलो कर रहे हो, एंड वो स्ट्रेटजी काम कर रही है। फिर उसके बाद आपने वो स्ट्रेटजी किसी और को बताई, उन्होंने भी उसमें थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन करके, उसमें थोड़े चेंजेस करके काम करे, एंड उन्होंने भी क्लियर करा। तो ये एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। बट वही है कि फाइनल सिलेक्शन नहीं ले पाने का मलाल तो है, और वो हमेशा रहेगा कि यार रिटर्न तो हर बार क्लियर हुआ, काश एसएसबी एक बार भी हो गया होता। क्लियर करने के तो बाद आज खुद डिफेंस के टीचर हैं, तो उसमें बहुत फायदा होता है बच्चों को गाइड करने में। बिल्कुल बिल्कुल, वही एक फायदा है कि मतलब मुझे पता है कि जो प्रॉब्लम बच्चे अभी फेस कर रहे हैं, आई हैव ऑलरेडी फेस दोज काइंड ऑफ प्रॉब्लम, कि वो किस टाइम पे कब डाउन फील कर रहे हैं, उनकी तैयारी में किस किस तरीके की प्रॉब्लम्स आ सकती है ना। कहाँ पे उनको गिव अप करने का फील होगा, उसको कैसे टैकल करना है, एग्जाम का जो प्रेशर होता है एग्जाम में बैठ के कैसे टैकल करना है, एग्जाम से 6 महीने पहले क्या स्ट्रैटेजी होती है, एग्जाम से 6 दिन पहले क्या स्ट्रैटेजी होती है। इन सारी चीजों का कहीं ना कहीं आइडिया है, जब मैंने इतने सारे एग्जाम दिए, इतने सारे एग्जाम निकाले हैं, तो ये बहुत हेल्पफुल होता है बच्चों को गाइड करने के लिए। और ये कहीं ना कहीं ये ऐसे स्ट्रैटेजीज हैं जो एक्चुअली चेक करे जा चुके हैं, चाहे वो मेरे प्रिपरेशन फेज का हो या मल्टीपल स्टूडेंट जो ऑलरेडी एकेडमी जा चुके हैं उनके प्रिपरेशन फेज का हो, ये स्ट्रेटजी चेक करी जा चुकी है, तो ये काम कर रही है, तभी बच्चों को फायदा ये होगा। स्ट्रेटजीज हैं, ये जब एग्जाम्स आपने खुद एग्जाम्स निकाले, आप डिफेंस एस्पिरेंट्स को दे रहे हैं, तो सबसे पहले कब आइडिया आया कि अब मुझे टीचिंग लाइन में जाना चाहिए, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो बच्चों को देना चाहिए? एक्चुअली टीचिंग का ऐसा हुआ कि आई वाज इन दिल्ली आफ्टर 2021 में दिल्ली में शिफ्ट हो गया था, है ना। आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर सीडीएस, तो मैंने सोचा कि यार टू मैनेज माय एक्सपेंसेस लेट्स स्टार्ट समथिंग। तो दिस वाज समथिंग दैट मेरे को था कि मैं ये कर सकता हूँ। तो मैंने ऐसे ही रैंडम फोन घुमा घुमा के कोचिंग से बात करना स्टार्ट किया कि इज देयर एनी जॉब, स्पेशली डिफेंस की कोचिंग में। तो आई स्टार्टेड टीचिंग इन 2021 ओनली। तो 2021 से फिर मैंने पढ़ाना स्टार्ट करा कोचिंग में। फिर 2021 के बाद अपना प्रिपरेशन चल ही रहा था, एग्जाम दे ही रहे थे, एसएसबी जा ही रहे थे। 2022 में फिर प्लेटफॉर्म चेंज करा, फिर एक दूसरे कोचिंग में आया, और उसी के साथ साथ 2022 में फिर मैंने पहली बार यूट्यूब पे पढ़ाया था। यूट्यूब पे पहली बार 2022 में पढ़ाया था, उसी के साथ एक एडटेक पे भी पढ़ाया उस समय। और फिर उसके बाद धीरे धीरे चीजें बढ़ती गई, और अभी यहाँ पे है ना, कि वो अटेम्प्ट मतलब डिफेंस एस्पिरेंट वाला फेज तो खत्म हो गया, बट एज अ डिफेंस मेंटोर आई एम स्टिल working कौन सा to फेज help ज्यादा my है, student. एज ए डिफेंस मेंटोर और डिफेंस स्टूडेंट? एक्चुअली मैं हार्ड तो दोनों में से कोई नहीं है, दोनों के अब दोनों का अपना नजरिया है एक्चुअली में। क्योंकि जब आप डिफेंस एस्पिरेंट रहते हो तो आपके ऊपर प्रेशर इस बात का रहता है कि यार मेरे को सिलेक्शन लेना, बहुत लोगों की नजरें मेरे ऊपर है ना, माँ बाप भाई बहन दोस्त सबकी नजर आपके ऊपर है। तो वो आप एक प्रेशर फील करते हो। और जब आप एज ए डिफेंस मेंटोर, जब आप एजुकेटर के तौर पे काम करते हो, तो आपको लगता है कि यार बच्चा आपके पास आया बहुत भरोसा करके, तो आप आलस करके बैठ नहीं सकते। you'll have to work hard, you'll have to work continuously on your content, कि जो बेस्ट हो सकता है आपको अपने स्टूडेंट्स तक डिलीवर करना है। क्योंकि वो बच्चा बहुत आशा और भरोसा करके आपसे जुड़ा हुआ है, तो उसके भरोसे का आप नहीं तोड़ सकते। तो आपको इस बात का प्रेशर फील होगा कि यार जो पढ़ाऊं पेपर में आ जाए, बच्चे अच्छे से कर ले, उनका पेपर क्लियर हो जाए, उनका सपना पूरा हो जाए। तो दोनों का अपना नजरिया है भाई। सर इतने सारे एसएसबी देने के बाद सबसे पहले कब, मतलब एसएसबी जब क्लियर्स नहीं हो रहे थे तो निराशा भी हो रही होगी, फिर उसे अगली अटेम्प्ट में कैसे फिर से प्रिपेयर? जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो एक दो एसएसबी नहीं क्लियर होता है तो डाउनफॉल हो जाती है, फिर प्रिपरेशन करने का मन नहीं करता है। तो उस माइंडसेट को कैसे आपने कंट्रोल किया जो बच्चे भी अपना सकें? भाई मुझे जहां तक लगता है ना, कि अगर आपका वाई स्ट्रांग है ना, मतलब अगर आप कुछ भी लाइफ में करना चाहते हो, तो उसका ना रीजन ढूंढो पहले, वाई। अगर वो वाई आपका स्ट्रांग है ना, इफ यू हैव दैट स्ट्रांग रीजन टू डू समथिंग, आप हार नहीं मानोगे। तो आई हैड सम स्ट्रांग रीजन की वाई आई हैव टू जॉइन इंडियन आर्म फोर्सेस। तो मैं बार बार एसएसबी जाता था, कभी स्क्रीन आउट हुआ, कभी कॉन्फ्रेंस आउट हुआ,
तो फिर मैं निकल के सोचता था कि यार क्या अभी मेरा वाई इतना स्ट्रांग है, तो यस दैट वाई वाज स्टिल देयर कि यार आई हैव टू डू दिस, मैं हार नहीं मान सकते, एक बार वापस जाएंगे, रीचेक करेंगे, फिर से पढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। अगर आपका वाई स्ट्रांग नहीं रहा ना, अगर आपका वाई कुछ ऐसा रहा है कि मेरा दोस्त कर रहा है इसलिए मेरे को करना है, तो दोस्त ने जिस दिन छोड़ा आप भी छोड़ दोगे, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड द रीजन व्हाई आई हैव टू डू एनीथिंग। इफ यू गेट दैट पर्टिकुलर रीजन, तो हाउ वो तो हो जाएगा, कैसे करना है वो तो हो जाएगा, पहले व्हाई ढूंढो आप। सर अभी के टाइम में जो बच्चे जेई की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, वो बैकअप के ऑप्शन रखते हैं डिफेंस एग्जाम्स को। इस पे आपका क्या नजरिया है सर? और नीट वाले तो बहुत कम है ऐसे जो बैकअप को डिफेंस एग्जाम के तौर पर रखते हैं। जेई वाले कुछ बच्चे हैं, तो जेई वाले अच्छी बात है भाई, अगर आप जेई एस्पिरेंट हो तो आपके लिए एनडीए तो है ही एक अपॉर्चुनिटी, डेफिनेटली यू शुड अपियर फॉर दैट। उसके अलावा एक और एंट्री है जिसको बोलते हैं टीवीएस, और एक और एंट्री है जिसको बोलते हैं नेवी टेक। तो आप जेई एग्जाम्स को ही बहुत अच्छे से दो, ताकि आप उसमें अच्छा खासा परसेंटाइल लेकर अगर आप आ जाते हो तो आपको अलग से फिर रिटर्न भी नहीं देना पड़ेगा, आप डायरेक्ट एसएसबी दो। डायरेक्ट एसएसबी का भी ऑप्शन आता है नेवी टेक एंट्री में और टीएस एंट्री में, उसके थ्रू आप जाइए, ज्यादा बेटर है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप जेई कर रहे हो तो आपको इंजीनियर बनना है, तो ये टीएस और नेवी टेक ऐसी एंट्रीज हैं कि आपको इंजीनियर भी बना देंगे और आपको फौज में अफसर भी बना देंगे, तो ये ज्यादा बेटर ऑप्शन है आपके लिए। सर जब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं एनडीए की, सीडीएस की, तो एनडीए वाले बच्चों के लिए सबसे प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करना चाहिए? क्या राइट टाइम होना चाहिए कि प्रिपरेशन स्टार्ट करें? अ, भाई एनडीए के लिए तो मेरे को लगता है कि फिर इन क्लास 11th यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम पार्ट ऑफ थिंग। एंड एसएसबी जो चीजें, एसएसबी इज अ वेरी सब्जेक्टिव प्रोसेस, इट्स अ पर्सनालिटी बेस्ड टेस्ट। तो आपको डे टू डे लाइफ में चीजें अच्छी करने का, फॉर एग्जाम्पल फॉर एन स्कूल appear for extracurricular activities as much as you can, play sports as much as you can, have a decent hobby। आपको सारी चीजों पे काम करना पड़ेगा सो दैट आपकी पर्सनालिटी अच्छी हो सके। एंड रिटन पार्ट के लिए व्हेन यू आर इन क्लास 11th स्टार्ट प्रिपेयरिंग, क्योंकि यू विल हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम क्लास 11th में। जब आप क्लास 11th खत्म करो तब तक आपका एनडीए का सिलेबस भी काफी हद तक खत्म हो जाएगा साथ साथ में ही। तो आप जब अपियरिंग अटेम्प्ट होता है, जैसे आप 12th में जाते हो तो आप उस अटेम्प्ट को अपियरिंग अटेम्प्ट बोलते हो, जिस अटेम्प्ट के लिए आप एलिजिबल हो, कोई दिक्कत नहीं, आप दे सकते हो। और जब आप 12th पास करोगे उसी समय आपके पास एनडीए जाने का टिकट भी रहेगा। तो बेस्ट टाइम इज व्हेन यू आर इन क्लास 11th। स्टार्ट करते हैं तो 11th वैसे ही हार्ड लगती है बच्चों को, फिर वो एनडीए का प्रेशर कि अलग अलग जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे पीसीएम का कोई स्टूडेंट है, ज्योग्राफी पढ़ना, साथ में हिस्ट्री पढ़ना, और इंग्लिश का भी वोकैबुलरी और बहुत सारी चीज़ें हैं जो पढ़ना पड़ता है, तो कैसे मेंटेन करें? सी द थिंग इज ना कि आपको अपने स्ट्रेंथ्स पे खेलना पड़ेगा। अगर आप पीसीएम के स्टूडेंट हो तो जरूरी नहीं है कि आप ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट बहुत ज्यादा पढ़ोगे, यू डोंट नीड टू स्टडी ऑल दोस। पीसीएम को मैथ्स को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो, फिजिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो, केमिस्ट्री को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो, बायोलॉजी आपने 10th तक पढ़ी ही है तो बायोलॉजी को भी अच्छे से पढ़ सकते हो। साथ में इंग्लिश तो मस्ट है, आपको करना पड़ेगा। और अगर पीसीएम के कोई स्टूडेंट हो तो एक सब्जेक्ट तो इंग्लिश आपके पास तब भी है ना, है आपके पास, तो आप उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए बुक रीडिंग वगैरह स्टार्ट कर सकते हो। तो ये नहीं आपको वोकैब नहीं रटना, आपको ग्रामर के रूल्स नहीं रटने हैं, आप बुक रीडिंग स्टार्ट कर दो, आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दो, जिससे क्या होगा, आप इंग्लिश डे टू डे लाइफ में इतनी इंप्रूव हो जाएगी कि आपको इंग्लिश के अलग से पढ़ना नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, है ना। अगर आप ह्यूमैनिटीज के बच्चे हो तो आप ह्यूमैनिटीज वाले सब्जेक्ट को पिकअप करो। इंग्लिश तो मस्ट है, मैथ्स मस्ट है, मैथ्स आपको करना पड़ेगा, इंग्लिश आपको करना पड़ेगा। जहां बच्चे बाकी पीसीएम वाले फिजिक्स केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, आप वहां पे ज्योग्राफी को पढ़ लो, आप वहां पे पॉलिटी को पढ़ लो, हिस्ट्री को पढ़ लो, करंट अफेयर्स को स्ट्रेंथन कर लो। तो आप अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग खेलो। कॉमन बस मैथ्स और इंग्लिश है, बाकी तो आप चेंज कर लो अपने अकॉर्डिंग। सर ये मिथ है या रियलिटी है कि जो एनडीए क्लियर्स करते हैं वो केवल मोस्टली पीसीएम ही बैकग्राउंड पे होता है? नहीं नहीं नहीं, ये तो मिथ है भाई, क्योंकि मेरे ही स्टूडेंट है दोज हु आर फ्रॉम आर्ट्स बैकग्राउंड बेसिकली, वो भी नेशनल डिफेंस एकेडमी में। बट दिक्कत यही है ना कि आर्ट्स वाले बच्चे अगर आर्ट्स विथ नॉन मैथ्स है वो, तो उनके लिए थोड़ी सी डिफिकल्टी हो जाती है एक्चुअली में, क्योंकि 11th-12th का मैथ्स 10th से काफी डिफरेंट है ना। तो उनके लिए थोड़ी सी डिफिकल्टी हो जाती है, ये चीजें देख करके थोड़ा सा डर जाता है यार कि ये क्या चीजें हैं, मैथ्स है या क्या है, ऐसा तो कभी कुछ पढ़ा ही नहीं हमने, तो उनको थोड़ी दिक्कत होती है। बट अगर आर्ट्स विथ मैथ्स है किसी बच्चे का, तो बहुत आसानी से टैकल कर सकता है चीजों, बहुत आसानी से टैकल कर सकता है। मान लो किसी बच्चे ने आर्ट्स विद नॉन मैथ्स भी कर रखा है, तो ऐसा नहीं है कि डिफिकल्ट होगा, डिफिकल्ट तो होगा बट ऐसा नहीं है कि नामुमकिन है, कर सकते हो। और बहुत बच्चे ऐसे एकेडमी में जा चुके हैं। नॉन मैथ्स बैकग्राउंड क्लियर करने, जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से है, उनके लिए परफेक्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, किस पे ज़्यादा टाइम देना चाहिए?
भाई अगर नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से है तो ऑब्वियसली आपको मैथ्स में ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, और मैथ्स में आपको अपना किसी से कंपटीशन नहीं करना है, क्योंकि अगर आप compete करोगे किसी और से जो मैथ्स बैकग्राउंड वाला बच्चा है, वो ऑब्वियसली मैथ्स में अच्छा करेगा ना। दैट्स अ सिंपल थिंग, यू विल डू बेटर इन मैथमेटिक्स। तो आपको उसके बारे में नहीं सोचना है कि यार वो उतना अच्छा कर रहा है। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि इफ यू आर फ्रॉम नॉन मैथ्स बैकग्राउंड, आपको 75 80 या लेट्स से 100 मार्क्स आपको स्कोर कर लेने कैसे भी मैथ्स में, और दैट इज वेरी इजी। आपको अपने बेसिक स्ट्रेंथन करने हैं। सबसे पहले आप 9 10th की किताबें एनसीईआरटी की सॉल्व कर लो, वहां से बेसिक स्ट्रेंथन हो जाएगा। तब 11 12th की किताबों में हाथ लगाओ। 11th की आप एनसीईआरटी कर लो, एक किताब आती है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, वो कर लो, और आर एस अग्रवाल कर लो, और साथ में एनडीए का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो। दैट्स मोर देन इनफ। उसके अलावा आपको करने की जरूरत है 100 120 130 नंबर कहीं नहीं गए। अगर आप नॉन मैथ्स वाले हो तो बहुत अच्छे से स्कोर कर लो इतना। सर जब हम एनडीए की प्रिपरेशन करते हैं, मैथ्स का रोल बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि मैथ्स का इंडिविजुअल कट ऑफ क्लियर करना पड़ता है, तभी गेट के लिए आपकी चेकिंग होगी। तो वो जब मैथ्स और साथ में इंग्लिश की वेटेज भी बहुत ज़्यादा है, तो इसके रिगार्डिंग कैसे मतलब प्रिपरेशन परफेक्ट प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश जाके अगर आपने यहाँ नहीं पढ़ा तो एसएसबी में तो पढ़ना ही पड़ेगा। See, the thing is कि मैथ्स का इंडिविजुअल कट ऑफ होता है, बट दैट इज वेरी वेरी नॉमिनल। मैं सर बताऊं 25%। जो बच्चे अपने स्कूल लेवल में 80% 85% 90% स्कोर करते हैं, वो यहाँ पे कंपटीशन देख के एक्चुअली में डर जाते हैं। जब आप कट ऑफ देखोगे दैट्स ओनली 25%, वेरी इजी टू क्लियर। 75 मार्क्स इज नॉट दैट बिग डील आउट ऑफ 300। आपको ना सबसे पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप करना क्या चाहते हो। मतलब आप मैथ्स में बहुत ज्यादा स्कोर करना चाहते हो या सेक्शुअल कट ऑफ क्लियर करना चाहते हो। दैट शुड बी वेरी क्लियर इन योर माइंड, है ना। उसके बाद आपको उसे आगे लेकर के बढ़ना चाहिए। मैं सिंपल सी बात बताता हूं कि देयर आर 120 क्वेश्चन इन मैथमेटिक्स पेपर। यू डोंट नीड टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन। आप अपने स्ट्रेंथ्स ढूंढो ना कि कौन कौन से चैप्टर आपके स्ट्रेंथ है। आप अगर, मैं गारंटी देता हूं, अगर आप 60 क्वेश्चन भी आउट ऑफ 120, आप 60 क्वेश्चन प्रिपेयर करके जा रहे हो, 60 क्वेश्चन का सिलेबस आप प्रिपेयर करके जा रहे हो, 60 में से 40 क्वेश्चन आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। हर बार के पेपर में 40 क्वेश्चन आसान ऐसे आते हैं कि हर बच्चा सॉल्व कर सकता है अगर उसने तैयारी करी, और 40 क्वेश्चन का मतलब होता है 100 मार्क्स। इट इज वेरी इजी टू स्कोर 100 मार्क्स। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट इंग्लिश, तो बड़ी थिंग्स हैज बीन चेंज्ड नाउ। You can't just mug up the vocabularies and learn the rules of grammars and all। हो जाएगा नहीं, ऐसा नहीं होगा। Now you'll have to focus more on the reading part। रीडिंग का पोर्शन ज्यादा बढ़ गया, वोकैबुलरी भी कहां से रटोगे, ग्रामर का रूल कैसे रटोगे। तो इट्स बेटर कि अगर आप पढ़ रहे हो ग्रामेटिकल रूल्स वोकैबुलरी, तुम सबका यूज करो। दैट मीन्स स्टार्ट रीडिंग बुक्स, स्टार्ट रीडिंग नॉवेल्स। आप जितनी ज्यादा बुक्स रीड करोगे उतनी ज्यादा आपके सबकॉन्शियस में वोकैबुलरी जाती जाएगी, उतनी ज्यादा सबकॉन्शियस में आपके नए नए तरह के सेंटेंसेस जाते जाएंगे। आपको पता चल जाएगा किस सेंटेंस को कैसे रिलेट करना है। तो ऑब्वियसली सारी चीजें आपके सबकॉन्शियस में रहेंगी और वो निकल के आएगा पेपर में, आप बहुत अच्छा करोगे। आप डिफेंस वाला में पढ़ा रहे हैं, और डिफेंस वाला एक ऐसा डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए प्लेटफॉर्म है जो सबसे ज़्यादा डिफेंस एस्पिरेंट्स को पढ़ा रहा है। और उसके साथ एनडीए 1 2025 में बहुत सारे रिजल्ट हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। तो आपको उन दो बच्चों का जिनका रिजल्ट अच्छा आता है और जिनका रिजल्ट नहीं आता है, उनमें क्या डिफरेंट माइंडसेट लगता है, मतलब माइंडसेट डिफरेंस क्या आपको लगता है? जहां तक डिफरेंट माइंडसेट की बात है ना मेरे भाई, तो डिफरेंट माइंडसेट जो है वो एक्चुअली में ये है कि जिस बच्चे का पेपर क्लियर हुआ है ना, वो जिम्मेदारी खुद के ऊपर लेता है। कई बार मैंने ये चीज देखा बहुत से बच्चों में कि उनका पेपर अगर क्लियर नहीं हुआ है तो वो क्या करते हैं, वो किसी और को उसका दोष देने लगते हैं। कभी बोलते कि मेरी किस्मत ही खराब है, कहीं बोलते कि मेरा पेपर टफ आया था, कभी देवर लाइक कि कट ऑफ इतनी ऊपर चली गई, टीचर ने अच्छे से नहीं पढ़ाया, है ना। तो मेरा एक चीज ये है कि अगर आपके जीवन में एक छोटा सा भी फेलियर आ रहा है ना, उस फेलियर की जिम्मेदारी पहले खुद पे लो। जब आप फेलियर को एक्सेप्ट करोगे कि हाँ मेरी गलती है, तब आप अगली बार में उन गलतियों पर काम करोगे। जब तक आप किसी और पे थोपते रहोगे कि ये उसकी गलती थी, किस्मत का फॉल्ट था, ये दिक्कत था, वो दिक्कत था, तब तक तो आप काम ही नहीं करोगे ना। दैट इज द मेन प्रॉब्लम। और जो बच्चा क्लियर करता है वो टीचर से सीखता है और घर पे खुद और ज्यादा प्रैक्टिस करता है। अगर टीचर ने किसी चैप्टर के 10 सवाल कराए हैं तो वो बच्चा घर में बैठकर 90 सवाल करता है। और जो बच्चा पेपर क्लियर नहीं कर पाता उसके साथ मेन प्रॉब्लम ये होती है कि वो एक तो टीचर को ध्यान से सुनता नहीं है। टीचर बोलता है रेगुलर रहो तो वो रेगुलर नहीं रहेगा। तीसरी चीज जो वो चाहता है कि स्पून फीड कर दिया जाए, सर मेरे को नोट्स बना के दे दो, सर मेरे को हैंड नोट्स दे दो, सर मुझे फॉर्मूला शीट दे दो,
सर मुझे पीवाईक्यू क्लास में करवा दो। तो जब तक आप डिमांडिंग नेचर के रहोगे कि मुझे ये भी दे दो, मुझे ये भी दे दो, मुझे स्क्रीन फूड कर दो, नहीं होगा क्लियर। डिफेंस एग्जाम्स आर समथिंग डिफरेंट। आपको खुद से ज्यादा एफर्ट डालने पड़ेंगे। तो बच्चा जो खुद से एफर्ट डालेगा 100% उसका क्लियर होगा। माइंडसेट का इशू ये है कि मतलब वो ये चाहता है कि टीचर ही हर काम कर दे। हाँ एग्जैक्टली, वो स्पून फीडिंग वाली चीज। अभी स्पून फीडिंग की आदत इतनी बुरी लग गई है बच्चों को, उनको लगता है कि हर चीज टीचर करके दे दे, हमें कुछ ना करना पड़ा। तो ये चीजें कहीं ना कहीं बदलनी है बच्चों को। उनको दे हैव टू चेंज देयर माइंडसेट इफ दे रियली वांट टू जॉइन इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। मतलब सेल्फ एनालिसिस की बच्चों को जरूरत है, जो बच्चे एनडीए क्लियर नहीं कर पा रहे। बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है सेल्फ एनालिसिस की। मतलब मैं एक बच्चे की बात बताता हूँ। इस बारी उसका रैंक ऑल इंडिया रैंक 200 के रेंज में कुछ तो आया है। यश कुमार नाम है उस बच्चे का। उसका रिटर्न 3 बार क्लियर नहीं हुआ था। He was continuously preparing for NDA. He could not clear NDA written 3 times. Then he came in our contact, Yash Kumar, and he said this to me when I was doing Insta Live. So he joined and he himself told this to me. He said, "When I joined you, I followed the things that you told me, and fortunately, I cleared written. Then I paid for SSB. I cleared SSB also, but I got merit out. Then he again cleared written, again cleared SSB, got declared medically fit, and that only got the All India rank 202 or something. I don't actually remember his एग्जैक्ट रैंक, बट 200 के रेंज में कुछ तो रैंक है। फाइनली इज गोइंग टू जॉइन एकेडमी। तो उसने जब सेल्फ एनालिसिस करा कि मेरे से कहां गलतियां हुई थी, ही एक्सेप्टेड द मिस्टेक्स कि हाँ उससे गलती हुई है, एंड ही वर्कड ऑन ऑल दोस थिंग्स। फाइनली इज गोइंग टू एकेडमी। टेस्ट होता है, मॉक होता है, उसमें जो बच्चे सेल्फ एनालिसिस नहीं करते हैं, सेल्फ एनालिसिस का मतलब कितना रोल होता है एक सिलेक्शन में और एक रिजेक्शन में, मतलब एनडीए रिटर्न ना क्लियर होने में। हाँ भाई, सेल्फ एनालिसिस का बहुत बड़ा रोल है। फॉर एग्जांपल अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो केवल मॉक टेस्ट देना मैटर नहीं करता। आप उस मॉक टेस्ट को लगाने के बाद तो आपने मार्क्स देखते तो उसके बाद उस मॉक टेस्ट का एनालिसिस कितना करते हो वो मैटर करता है। फॉर एग्जांपल जब तक आपको पता नहीं रहेगा कि बीमारी क्या है तो इलाज कैसे करोगे। एनालिसिस से, उस मॉक टेस्ट के एनालिसिस से यही पता चलता है कि अच्छा दिस इज द प्रॉब्लम, क्यों आपके मार्क्स कट हो रहे हैं। किसी बच्चे का सिलेबस टेक्स्ट के कारण कटता है, कोई बच्चा ऐसा जो गलत फॉर्मूला लगा रहा है, कोई बच्चा ऐसे कि ओवर अटेम्प्ट कर रहा है ना, तुक्के मार रहा है। तो अलग अलग बच्चे की अलग बीमारी है, तो सबका इलाज भी तो अलग अलग होगा ना। तो पहले आपको बीमारी खुद पकड़नी है और इलाज भी हर बच्चे को पता है कि क्या करना। अगर फॉर्मूला भूल रहे हैं तो उस फॉर्मूले को बार बार हमें लिखना पड़ेगा, सो दैट आई कैन रिमेंबर। अगर मैं बिना मतलब तुक्के मार रहा हूं तो अगले बार ध्यान रखना है कि टारगेट हमने एक छोटा सा सेट कर लिया कि 40 क्वेश्चन मैंने फुल कॉन्फिडेंस के साथ मार दिया है, मेरे को आगे नहीं लेना है रिस्क। अगर मैं कोई चैप्टर भूल गया हूं तो मैं उस चैप्टर के नोट्स उठाऊंगा, टीचर के लेक्चर देखूंगा और उसको खत्म करूंगा, है ना। तो ये चीजें एनालिसिस से ही आएंगे। जब तक बीमारी आपको पता चलेगा, आप सही इलाज करोगे और हो जाएगा सेट सब कुछ। सर आपने ऑफलाइन में भी पढ़ाया होगा, तो ऑफलाइन का क्या एक्सपीरियंस था और जब ऑफलाइन से ऑनलाइन हाँ जी स्विच किया? ऑफलाइन और ऑनलाइन में चेंजेस तो है, जमीन आसमान का अंतर है बहुत ज्यादा। क्योंकि ऑफलाइन में एक तो बच्चा आपके सामने है ना, बच्चा आपके सामने है, तो आप ना जब ऑफलाइन पढ़ाते हो तो बच्चे के एक्सप्रेशन से आपको पता चल जाता है कि उसको ये चीज समझ आई है कि नहीं आई। तो जब अपन लोग ऑफलाइन पढ़ाते हैं तो हर बच्चे पर नजर इधर उधर जाती ही रहती है। तो किसी बच्चे पे नजर गई, उसके एक्सप्रेशन में पता चल जाता है कि अच्छा इसको समझ नहीं आया। बट आप चेक कर रहे हो, उससे पूछते हो अच्छा समझ आया, तो वो डर डर में बोलेगा कि यार 100 बच्चों की क्लास है, एक अकेला मेरे को समझ नहीं आया, बेइज्जती हो जाएगी मेरी। तो बोल देगा हाँ आगे आगे। फिर आपसे हमने सवाल पूछा अच्छा समझ आया तो ये बताइए कैसे हुआ, और उससे पता चल जाएगा नहीं हुआ। उसको आप डांटोगे और फिर वो चीज समझाओगे और साथ में बोलोगे कि आपको शर्माना नहीं है, अगर डाउट है तो नो डाउट यू विल हैव टू आस्क, है ना। उसके अलावा बच्चा सामने बैठा है तो आप मार के डरा के कैसे भी उसको शांति से बैठा के पढ़ा सकते हो। क्लास में कोई हल्ला नहीं करेगा, कोई टाइम पास नहीं करेगा, बोर्ड पे ध्यान देंगे ना ऑल दोस्तों। लेकिन जब आप ऑनलाइन पढ़ाते हो तो आप बच्चे को देख नहीं सकते। बच्चा कैसे बैठा हुआ, लेट के लेक्चर देख रहा है, बैठ के लेक्चर देख रहा है, चलते चलते लेक्चर देख रहा है, यू डोंट नो। वो बस देख रहा है, आपको नहीं पता उसे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। आप बस पूछते हो तो वो कमेंट में बता देता है तो ठीक है, आप एक्सप्रेशन नहीं देख पाते हो बच्चे का। तो ये बहुत एक थोड़ा सा गैप क्रिएट होता है। बट अगेन ऑनलाइन का फायदा भी बहुत है क्योंकि कोई बच्चा जैसे बिहार की किसी वैसे गांव में है जहां जो बच्चा गरीब फैमिली से आता है और फैमिली नहीं चाहती कि उनका बच्चा दूर जाए पढ़ाई कर ले, व्हाटसोएवर रीजन वो नहीं चाहता है, नहीं चाहती है, वो नहीं चाहता वो परिवार उनका बच्चा इतनी दूर जाए।
तो घर पे बैठ के भी तैयारी कर सकते हैं, अपने सपने को पूरा करने के लिए मेहनत कर सकते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है ऑफलाइन की फी कंपैरेटिवली ज्यादा होती है, और उसके रीजन भी है, मैं उसको गलत सही में नहीं बांटूंगा, क्योंकि ऑफलाइन में पढ़ाने में भी देयर आर सो मेनी इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड थिंग्स, तो उसमें खर्चे ज्यादा होते हैं, तो ऑब्वियसली उसकी फी ज्यादा होगी। ऑनलाइन में आप घर पे बैठ के तैयारी कर सकते हो, आपके पास वक्त बहुत रहेगा। जैसे अगर आप ऑफलाइन पढ़ने जाते हो, आपका आना जाना एंड ऑल दोस थिंग्स बहुत सारा वक्त जाया होता है, बट ऑनलाइन में वो चीजें नहीं। आप एक जगह बैठते हो, अपना डिवाइस लेते हो और आराम से बैठ के पढ़ाई करते हो, तो आपको वक्त बचता है जिसको आप अपने प्रैक्टिस में यूटिलाइज कर सकते हो। सर ऑफलाइन में जो पढ़ाया, क्या उसका फ़ायदा होता है ऑनलाइन में कि ये टॉपिक बच्चों को समझने में थोड़ा टाइम लगता है और ये टॉपिक्स बच्चों को इजीली समझ आ जाता है? एक्चुअली ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं है, क्योंकि टीचर का पढ़ाने का नजरिया अंदाज तो एक ही रहता है ना, चाहे वो ऑफलाइन पढ़ाए या ऑनलाइन पढ़ाए। बस यही है कि ऑफलाइन में बच्चे कम रहते हैं, तो आप बच्चों पे इंडिविजुअली ध्यान दे सकते हो। इस बच्चे को समझ नहीं आया तो आप रिपीट कर सकते हो। अब ऑनलाइन में क्या है कि अगर लेट्स से कि एक साथ 10,000 बच्चे किसी बैच में है, 10,000 छोड़ो, अगर 4,000 5,000 बच्चे भी लाइव क्लास को देख रहे हैं, तो एक बहुत छोटा सा डाउट है, आपने एक बार क्लियर कर लिया, एक बच्चे को हो गया, फिर किसी को सेम डाउट आएगा, फिर किसी को सेम डाउट आएगा, फिर किसी को सेम डाउट आएगा। अब बच्चे सोचते हैं कि टीचर हर एक डाउट को लेते रहे, हर एक डाउट को, जो कि ऑनलाइन में ले पाना पॉसिबल नहीं, क्योंकि नंबर बहुत ज्यादा है। ऑनलाइन का फायदा यह है कि आप उस चीज को रिवाइंड करके पीछे जाकर के फिर से देख सकते हो। ऑफलाइन में है नहीं, तो ऑफलाइन में अगर बच्चे ने डाउट पूछा तो आपको बताना ही पड़ेगा, है ना। और अगर बच्चे कम है तो आप वहां पे ये कर भी सकते हो, दैट इज द थिंग। सर जब हम प्रिपरेशन करते हैं ऑनलाइन में, ऑनलाइन के बच्चे हैं, ऑफलाइन के बच्चे हैं, तो कोई ऐसा बच्चा हो जो आपको लगा हो कि मतलब अलग, मतलब ग्राउंड डेप्थ से आया हो और रिजल्ट बहुत ही अच्छा लाया हो? मेरे को भी एक बच्चे का याद है, मैं आपको बताता हूँ कि एक बच्चा, मैंने डिफेंस वाला ज्वाइन ही किया था। ही ट्रेवल्ड ऑल द वे फ्रॉम छपरा टू दिल्ली। ही मेट मी he met me in Delhi at the place जहां पे मैं रहता था, एंड पर्सनली उससे काफी देर बात हुई थी, मतलब घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे हम बैठे हुए थे बाहर ही ऐसे ही। वी वर टॉकिंग, आई गाइडेड हिम पर्सनली एंड ही प्रॉमिस्ड मी कि भैया आई विल क्लियर दिस टाइम। उस टाइम उस बच्चे का पेपर क्लियर नहीं हुआ। नेक्स्ट टाइम ही अगेन प्रिपेयर्ड, ही क्लियर्ड रिटन, ही गॉट रिकमेंडेड फॉर इंडियन नेवी। मतलब उस बच्चे से मैं पहली बार मिला था, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, वो बच्चा अगर इस देखेगा तो, मेरे दोस्त मेरे साथ गए, मैंने बोला कि भाई इसका रिटर्न तो मैं गाइड कर दूंगा यार। मेरे को ना इस बच्चे में वो कहीं ना कहीं उस बच्चे में था भी, मैंने उसको बताया भी था कि तुम्हारे अंदर ना वो लेक ऑफ कॉन्फिडेंस है, उस चीज को डेवलप करो। कुछ चीजें मैंने बताई कि वर्क ऑन ऑल दिस। उस बच्चे ने बहुत मेहनत करी, मैं सच बताऊं। ऑब्वियसली मैंने मेहनत देखी नहीं है, बट जहां से जिस लेवल पर पहुंचा ना, उसने बहुत ज्यादा मेहनत करी, क्योंकि एसएसबी में रिकमेंड होना मैटर करता है। उसने मेहनत करा अपने पर्सनैलिटी पे, खुद को इतना कॉन्फिडेंस दिलाया उसने, खुद की अंग्रेजी वगैरह कम्युनिकेशन स्किल्स इतना ब्रश अप करा, इतना मेहनत करा, इंडियन नेवी के लिए रिकमेंड हुआ वो एनएसबी कोलकाता से। सर जब हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएसबी में बच्चे जाते हैं, सबसे पहले स्क्रीनिंग, स्क्रीन आउट, कॉन्फ्रेंस आउट, इसमें मतलब क्या डिफरेंस है जो रिकमेंड हो जाते हैं, नहीं रिकमेंड होते हैं? भाई एक्चुअली स्क्रीनिंग तो मेरे को बड़ा डाइसी सा प्रोसेस लगता है यार, क्योंकि मैं इतने टाइम स्क्रीन हुआ हूँ, कुछ टाइम स्क्रीन आउट भी हुआ, मेरे को आज तक खुद समझ नहीं आया मैं क्यों स्क्रीन हो रहा हूँ, क्यों स्क्रीन आउट हो रहा हूँ। अपना बेस्ट देता था, इन हो जाता था, कई बार बेस्ट देके भी आउट हो जाता था। कई बार जो बच्चा एक बार रिकमेंड हो चुका है, अगले 1 महीने बाद कोई एसएसबी देने जाएगा तो स्क्रीन आउट हो जाएगा। तो स्क्रीनिंग थोड़ा सा ना डाइसी प्रोसेस तो लगता है मेरे को। बाकी जो बाकी के 5 दिन के प्रोसेस है ना, उसमें आप, आई वुड से कि यार जस्ट बी नेचुरल, दैट इज द थिंग। और एक और चीज मैं बोलूंगा यार कि मैं बहुत दिल से बात करता, तो मैं वही बताऊंगा आपको कि मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता है कि क्या करने से रिकमेंड हुआ जा सकता है, क्योंकि अगर मेरे को पता हो तो पहले तो मैं ही रिकमेंड होता, है ना। मेरे को नहीं पता कि क्या करने से रिकमेंड हो जाएगा, बट आई हैव मेड सर्टेन मिस्टेक्स जो कि आप नहीं करो। आप अपनी पर्सनैलिटी पर रेगुलर ध्यान दो, आप बुक्स पढ़ो, आप कम्युनिकेशन स्किल्स को टाइम पे अच्छा कर लो। मैंने अच्छा करा, बट थोड़ा टाइम लग गया उसको करने में। आप अपने हॉबीज पे बहुत अच्छे से ध्यान दो, फ्रेंड सर्कल उस हिसाब का बनाओ जो आपके लिए हेल्पफुल हो। अगर आपको वीकनेस दिख रही तो उस पर काम करो, जम के काम करो, है ना, तो हो जाओगे आप, मेरे हिसाब से हो जाओगे। बट एग्जैक्ट ये कर दो तो आप रिकमेंड हो जाओगे, मैं ये नहीं बता पाऊंगा। और आपके पॉडकास्ट की मदद से मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि अगर आप एसएसबी के लिए किसी गाइडेंस भी ले रहे हो ना, लेडीज एंड जेंटलमैन, तो हैव दिस इन योर माइंड कि एसएसबी के लिए गाइड वही बंदा कर सकता है जो प्रोफेशनली या तो ट्रेंड है डीआईपीआर की तरफ से, जो एक्चुअली में वहां पे एसएसआर रह चुके हैं, या फिर एटलीस्ट कम से कम वो रिकमेंडेड तो हो। क्योंकि आजकल बहुत लोग ऐसे देख रहा हूं मैं जिन्होंने आज तक कभी एसएसबी नहीं दिया, दे हैव नेवर बीन टू एसएसबी, नेवर एवर बीन टू एसएसबी।
चीजें यूट्यूब पे बाकी जगह अवेलेबल है, वहां से उठा के पढ़ के, और वो बच्चों को मिसगाइड करना, गाइड क्या, वो बच्चों को मिसगाइड करना स्टार्ट कर दे रहे हैं। तो इनसे बच्चों को बचना पड़ेगा, सही गाइडेंस सही जगह से मिलेगी। सर, जब एसएसपी में जाता है कोई स्टूडेंट, तो उसके साथ ये है कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है एज कम्पेयर टू हिंदी मीडियम। नहीं, एक्चुअली ऐसे प्रायोरिटी वाली बात नहीं है। द थिंग इज ना कि एसएसबी इज दैट काइंड ऑफ प्रोसेस जहां पर बहुत सी चीजें देखी जाती है। फॉर एग्जांपल देयर आर टू कैंडिडेट, लेट्स से एक कैंडिडेट किसी गांव देहात के सरकारी स्कूल से पढ़ा है ना, कॉलेज, मैं एनडीए तक का लेता हूं, किसी गांव देहात के सरकारी स्कूल से पढ़ा, 12th वगैरह सब यहीं से करा। एक बच्चा है जिसने कॉन्वेंट से पढ़ाई करी, दोनों एसएसबी के लिए जाते हैं, दोनों एसएसबी के लिए जाते हैं। अब तुम बताओ कि क्या कभी भी जो बच्चा गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा है गांव के, वो कॉन्वेंट स्कूल वाले के बराबर अंग्रेजी बोल पाएगा? नहीं बोल पाएगा। तो उनको परखने का नजरिया भी बदल जाता है। जो इंग्लिश अच्छी खासी एक्सपेक्ट करी जाएगी ना, वो एक्सपेक्ट करी जाएगी कॉन्वेंट वाले से कि भाई तूने, तेरे ऊपर तो बहुत खर्चा करेगा, तो कॉन्वेंट से पढ़ा है, तू एक्सक्यूज नहीं दे सकता कि मेरी अंग्रेजी अच्छी नहीं है। ये ग्रामीण परिवेश में पला बड़ा बच्चा बोल सकता है कि सर मेरी इंग्लिश टूटी फूटी है, और वो सामने वाले को समझ भी आ जाएगा, ऐसा कोई समझ में आ जाएगा कि हाँ इसकी इंग्लिश टूटी फूटी है क्योंकि इसके बैकग्राउंड वैसा है। तो मैं इसको इंग्लिश के बेसिस पे जज नहीं करने वाला हूं। इंग्लिश तो सिखाई जा सकती है, 6 महीने लगते किसी लैंग्वेज को सीखने में, एकेडमी में बड़ी आसानी से सीख जाओगे। तो ऐसा नहीं है कि इंग्लिश वाले को प्रायोरिटी दी जाती है, ये रीजन है, ये मतलब बाइफर्केशन है कि किससे इंग्लिश की एक्सपेक्टेशन ज्यादा रहेगी, किससे कम रहेगी। और जहां तक इंग्लिश की एक्सपेक्टेशन की बात है ना, वो इसलिए है कि कल को जब आप फौज में जाओगे तो मिलिट्री एक्सरसाइजेस होते हैं अलग अलग नेशन के साथ, वहां पे कम्युनिकेट तो ऑफिसर ही करेगा ना। तो एक कॉमन लैंग्वेज अब है कि अंग्रेजों ने हर जगह शासन करा था मोस्टली जगह, तो इंग्लिश कॉमन लैंग्वेज बन गई है। तो किसी भी कंट्री के ऑफिसर्स आप जनरली इंग्लिश में कम्युनिकेट कर दो, दिस इज द रीजन कि इंग्लिश आनी चाहिए। सर, ये वहाँ पे एसएसबी में आपने इतना एक्सपीरियंस गेन है एसएसबी देने का, तो आपको कौन से अटेम्प्ट में ऐसा लगा कि इस बार तो मेरा क्लियर होना चाहिए था? मेरे को ऐसे 2-3 अटेम्प्ट में अपने फील हुए हैं। एक अटेम्प्ट मेरा हुआ था लास्ट, मेरा जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी का जो मेरा आखिरी अटेम्प्ट था, हाँ आखिरी नहीं, सेकेंड लास्ट अटेम्प्ट जो मेरा था दैट वाज इन बैंगलोर। तो बैंगलोर में मेरा जो इंटरव्यू चला था वो बिल्कुल ऐसे ही ठक 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 किसी ब्रिगेडियर साहब ने इंटरव्यू लिया था, बहुत ही स्पीड इंटरव्यू चला था, 20-25 मिनट में इंटरव्यू खत्म हो गया था, जो पर्सनल इंटरव्यू होता है। बाकी चीजें बहुत अच्छी गई थी, कॉन्फ्रेंस में टाइम भी लगा था अच्छा खासा, मतलब वेटिंग थी, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मेरा हो जाएगा, बट नहीं हुआ। फिर एक अटेम्प्ट मैंने यहाँ पर दिया था वाराणसी में, तो उसमें मेरा जीटीओ में परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा जीटीओ गया था, तो उसमें भी लगा था बट वहां भी नहीं हुआ। एक जो मेरा आखिरी अटेम्प्ट था देहरादून में, 1FSB देहरादून, वहां पे भी लगा, वहां भी थोड़ा बहुत वेट हुआ, तो मेरे को लगा यार आखिरी अटेम्प्ट है शायद कंसीडर कर ले मेरे को, बट वहां भी नहीं हुआ। दीज वर फ्यू अटेम्प्ट्स जहां पे मेरे को लगा था कि मेरा हो जाएगा। एनडीए वाले अटेम्प्ट में तो मतलब देयर वाज वेरी लेस चांस मेरा हो पाए, क्योंकि आई वाजंट दैट मच प्रिपेयर्ड, मेरा कम्युनिकेशन स्किल बिल्कुल खत्म था, कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं था, मैं बस रिटन क्लियर करके कैसे भी स्क्रीन में हो जाता था वैसा चांस। जैसे आपने बोला कि जब आपने एनडीए दिया था कॉन्फिडेंस कम था, ये था, और आज के टाइम में 2022 से 23 में जो गवर्नमेंट ने स्कीम लाया कि अब गर्ल्स भी एनडीए दे सकती हैं, और ये एक अच्छा स्टेप भी था। तो जो एकदम बिलो गांव से आते हैं बच्चे, चाहे बॉयज़ हो या गर्ल्स हो, वो फर्स्ट अटैम्प्ट में अपना कॉन्फिडेंस, पर्सनैलिटी कैसे इम्प्रूव करके जाएं कि कम से कम रिकमेंडेशन के लायक वो हो पाए? सी द थिंग इज कि अगर आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करना है तो द बेस्ट थिंग टू इम्प्रूव योर स्पोकन इंग्लिश इज टू स्पीक इंग्लिश, है ना। आपको बोलना पड़ेगा, आप मन में सोच के रहोगे तब तक नहीं बोल पाओगे, तब तक नहीं अच्छा हो पाएगा। कई बार हमारा क्या होता है कि हम इंग्लिश बोलने से इसलिए कतराते हैं कि यार सामने वाला जज करेगा, वो क्या बोलेगा, मैं गलत इंग्लिश बोल रहा हूँ। डोंट थिंक अबाउट ऑल दिस थिंग्स, सामने वाले को खुद नहीं आता है। अरे डोंट थिंक अबाउट ऑल दिस थिंग्स कि हाउ वुड ही जज यू, अबे उसको खुद नहीं आता है, कैसे जज करेगा वो। तो स्टार्ट स्पीकिंग। इफ यू आर नॉट getting that kind of friend circle, if you're not getting that kind of peers around you, तो खुद से बात करना स्टार्ट करो। यू स्टार्ट रिकॉर्डिंग योर थिंग्स इन योर फोन, फोन तो लगभग हर जगह है। तो आप क्या करो कि आपने कोई एक टॉपिक अच्छे से पढ़ो, उसके नोट्स बनाओ, लेक्चरेट जैसे होता है एसएसबी में, तो आप उसके नोट्स बनाओ बकायदा, फिर उसको अच्छे से पढ़ के ना अपने फोन में उसकी वीडियो रिकॉर्ड करो। अब वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद जब आप खुद सुनोगे उसको, तो आपको पता चल जाएगा यार यहाँ पे मेरे को पिच ऐसे हाई ले जानी थी, इस पॉइंट पे जोर देना था, इसको बहुत शटल वे में बात कर, इससे बहुत शटल वे में बात कर रही,
जब आप खुद ही ये करना स्टार्ट करोगे, एनालाइज करोगे, तो खुद ही आप इंप्रूव करने लगोगे, वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और जहां भी आपको मौका मिल रहा है स्टेज फेस करने का, लोगों को फेस करने का, पब्लिक स्पीकिंग का, वो करो। as I told you कि मेरा कम्युनिकेशन स्किल ठीक नहीं था, बट when I went to Delhi in 2021, then I started doing open mic poetries. मैं पोएट्रीज लिखता था बट परफॉर्म नहीं करता था। इन दिल्ली आई स्टार्टेड डूइंग ओपन माइक पोएट्रीज। वहां से फिर मेरे को कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, मैं लोगों को फेस तो कर सकता हूँ। जैसे बच्चे जो कॉलेज में चले जाते हैं, स्कूल में क्लब एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, क्या उन्हें एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल जाता है जीटीओ में, ग्रुप डिस्कशंस में? बिल्कुल हाँ, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि उनको एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल जाता है। एक्चुअली कारण क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल तुम क्रिकेट टीम के कैप्टन, तुम एक्चुअली में क्रिकेट टीम के कैप्टन, तो तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी टीम का कौन सा बल्लेबाज ओपनिंग चाहेगा, कौन सा बल्लेबाज कैसी परिस्थिति में बेस्ट है। जैसे अगर तुम्हें स्पीड रन बनवाने हैं अपनी टीम के, तुम्हें पता है कि यार मेरे पास 4 बैट्समैन है, तो इसमें से ये वाला बैट्समैन बेस्ट है, इसको इस पोजीशन में भेजो। कभी अगर विकेट गिर गया तो तुम्हें पता है कि एक मेरा बंदा है जो रन बड़े स्लो बनाए लेकिन विकेट रोक लेगा काफी देर तक, विकेट गिरने नहीं देगा, तुम उसको भेजोगे। तो तुम जब कैप्टन रहते हो तो तुम्हारी वो चीजें सबकॉन्शियस में अंदर बैठती जाती है ना। जब तुम डिबेट वगैरह में पार्टिसिपेट करते हो, तुमने वो टाइम बार बार वो चीज करी है। तुम जब एसएसबी में जाकर सेम चीज को देखोगे, सेम चीज को करोगे, तो तुम्हारे लिए कुछ नया नहीं लगेगा। जब तुम वहां ग्रुप डिस्कशन करोगे, स्कूल में बहुत करा है। जब तुम वहां लेक्चरेट दोगे तो स्कूल में बहुत करा है। जब तुम वहां पे पीजीटी एचजीटी में रहोगे, वहां पे बताया नहीं जाता कि कौन लीडर है। लेकिन जब तुमने कैप्टनसी करी है, जब तुमने फुटबॉल टीम को, क्रिकेट टीम को लीड करा है, तुम्हें पता है किस तरीके से लोगों को अपनी बात मनवानी है ना। क्या तुम ऐसा बोलो कि लोग मोटिवेट हो जाए, तुम्हारी बात को सुनने लगे। तुम्हें पता है कि कैसे परिस्थिति में कौन से बंदे को आगे करना है। कैप्टन का मतलब यही है ना कि हर जगह तुम ही आगे नहीं जाओगे। अगर तुम्हारा जो ये पार्टिकुलर बैट्समैन है वो बेस्ट है इस सिचुएशन में, तुम खुद मरने नहीं जाओगे वहां पे, पहले इसको भेजोगे कि इस सिचुएशन को संभाल ले। दैट इज द थिंग। और जहां बहुत बड़ा रिस्क होगा, जहां बहुत बड़ा रिस्क होगा, वहां पे कैप्टन खुद आगे जाता है। यार अब तो बात हार जीत कैसी आ गई है, अब एज ए कैप्टन, एज ए लीडर मेरे को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तो तुमने अपनी टीम के लिए वो वहां कर रखा है, एज ए कैप्टन तुमने वो कर रखा है। तो तुम यहां भी जहां पे वैसा सिचुएशन आएगा कि अब सबसे बड़ा खतरा है, लेट्स से, तुम खुद आगे जाओगे कि एज ए लीडर दिस इज माई ड्यूटी। तो तुम्हें वो चीजें ना अलग से प्रूफ नहीं करनी पड़ेगी, दिखाना नहीं पड़ेगा, वो चीज खुद दिखेगी, वो खुद दिखेगी वहां पे। इस तरीके से चीजें हेल्प करती। एसएसबी में मल्टीपल अटेम्प्ट में रिकमेंड ना होने के बाद कैसे मोटिवेशंस बनाए रखे, और जैसे किसी का एनडीए में एज खत्म हो जाता है, तो कौन कौन से एग्जाम्स ऑप्शंस रहते हैं बच्चों पे जो आगे उसकी तैयारी कर पाएंगे? देखो यार, अगर अटेम्प्ट्स लग रहे हैं, बार बार कॉन्फ्रेंस आउट हो रहे हैं, तो बस वही चीजें अपना वाई स्ट्रॉन्ग रखो। क्यों करना है, मतलब एक अटेम्प्ट में जिनका क्लियर हो जाता है अच्छी बात, जिनका नहीं होता है, तुमने बहुत ऐसे देखे होंगे ऑफिसर जो बहुत अच्छे हैं, तो 5 अटेम्प्ट 6 अटेम्प्ट 8 अटेम्प्ट तक लगे। तो हार नहीं माननी है, करते रहना है। जिनके लिए तुमने स्टार्ट करी थी जर्नी, चाहे वो पेरेंट्स हो, दोस्त हो, फैमिली हो, कोई भी हो, उनके लिए मेहनत करते रहनी है। और रही बात जिनका ओवर एज हो गया है, तो बाबू देखो, ग्रेजुएशन करो। अगर आप ऑफिसर ही बनना चाहते हो, देखो अगर एनडीए का अटेम्प्ट खत्म हो गया, फिर से सवाल पूछो खुद से, क्या मुझे अब भी यही करना है? पहले इस सवाल का जवाब ढूंढे, बहुत जरूरी है। मैं बिना मतलब झूठा मोटिवेशन नहीं दूंगा, हाँ फौजी करो फौजी करो, नहीं। बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं ग्रेजुएशन के बाद। तो खुद से सवाल पूछो, क्या अभी भी मुझे यही करना है? अगर लाइक हाँ दिस इज समथिंग दैट आई वांट टू डू, इसके अलावा नहीं करना कुछ भी, देन गो फॉर इट। कॉलेज करो, कॉलेज में एनसीसी वगैरह भी रखो साथ में, ताकि तुम्हारी पर्सनैलिटी वैसी बने। सीडीएस के लिए अपियर करो, एफकेट के लिए अपियर करो, इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए अपियर करो। ग्रेजुएशन जब जाते हो तो अलग अलग और भी अपॉर्चुनिटीज आती, तो उनके लिए भी अपियर जरूर करना, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, चाहे वो आईबी हो, चाहे वो सीएपीएफ हो, है ना। इन सारे एग्जाम्स के लिए अपियर करना। थिंक बाय थिंग इज कि अगर आप लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हो, तो ये बात समझना बहुत जरूरी है कि घर में रोटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके ऊपर ये जिम्मेदारी है, तो सिर्फ आप अपने सपने को लेकर के आगे नहीं बढ़ सकते, आपको उस जिम्मेदारी को भी उठाना पड़ेगा, है ना। आपको जिम्मेदारी को भी उठाना पड़ेगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट कि समवन इज वेटिंग एट योर होम, यू विल अर्न, यू विल मेक मनी। तो आपको उस जिम्मेदारियों को उठाना पड़ेगा। तो जब प्रिपरेशंस करते हैं, मोटिवेशन लेवल डाउन होता है, अप होता है, तो ये मेंटेन करना, साथ में रिकमेंडेशन नहीं होना, आगे तैयारी करना, ग्रेजुएशंस करना, तो इस समय अपने डिफेंस के जो सपना है उसे कैसे मेंटेन करें?
भाई देखो, तुम जैसे माहौल आसपास क्रिएट करके रखते हो ना, पर माइंडसेट भी वैसा ही होता है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग, तो मेरे फोन के वॉलपेपर पे वैसी तस्वीरें, मेरा फोन का वॉलपेपर फील्ड मार्शल सैम मैनिक्शॉ साहब का था। मेरे लैपटॉप का वॉलपेपर इंडियन मिलिट्री एकेडमी का था। मेरा जो स्मार्ट वॉच हुआ करता था उस टाइम पे, स्मार्ट वॉच पे बलिदान का बैच लगा हुआ था, है ना। अब मैं कपड़े भी उसी टाइप के पहनता था। अभी भी जो मैंने टी शर्ट पहनी है ऑलिव कलर की है, ऑलिव ग्रीन ही है, तो ये कलर मतलब मेरे कहीं भी जाऊं तो यही खरीद आता था मैं जिस कमरे में रहता था अपने कमरे के चारों ओर मेरे वही इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन सर की तस्वीरें थी। क्योंकि मेरा मोटिवेशन जब भी डाउन हो कि मेरी नजर कहीं भी घूमे ना, तो एक ऐसी चीज मेरे आसपास जरूर दिख जाए जो मुझे याद दिलाए कि अभी कहाँ, अभी तो सफर लंबा है, इसके लिए मेहनत करनी है ना। तो ये चीजें बहुत हेल्पफुल करती है। जो मैनिफेस्टेशन वाली एक चीज होती है ना, थिंक, आंखें बंद करो, हर रोज मैनिफेस्ट करो, यू आर देयर एट दैट पार्टिकुलर प्लेस जहां तुम होना चाहते हो, डूइंग द थिंग्स जो तुम करना चाहते हो। मैनिफेस्टेशन वर्क्स, लिटरली वर्क्स। मतलब इकोसिस्टम, अपने इन्वायरमेंट वैसा ही बना लेना चाहिए। बिल्कुल बहुत फायदा होता है बिल्कुल सर बिल्कुल। मोटिवेशन लेवल, और साथ में जो डिमोटिवेशन कभी कभी होता है उसे मिनिमाइज करने के लिए। बिल्कुल, ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल चीज है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल चीज है। और साथ में मैं तो सबको बोलता हूँ भाई, मैनिफेस्ट करो, आंखें बंद करो, और रात को सोने से पहले थिंक कि यू आर इन नेशनल डिफेंस एकेडमी, यू आर डूइंग दिस एक्टिविटी, यू आर अंडर ट्रेनिंग, यू आर एंजॉयिंग ऑल दिस प्रोसेस। वो चीज बहुत ज्यादा हेल्प करती है, वो यूनिवर्स को बताती है कि दिस इज समथिंग दैट आई वांट एंड यूनिवर्स विल गिव यू, सर है जैसे ना। एक स्टूडेंट्स का ये आया था कि बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक हो जाते हैं। जैसे मैथ्स है, 120 क्वेश्चन आए, 3 घंटे में करना है, और कोई कोई चैप्टर मैंने बहुत टाइम दे रखा है, इगोइस्टिक हो जाते हैं, तो वो कैसे कंट्रोल करें? हम्म। भाई, एनडीए का पेपर बहुत आसानी से वही बच्चा क्लियर करता है जो किसी भी सब्जेक्ट से प्रेम नहीं करता है। वो बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप ईगो पे और प्रेम पे लेके चीजों को बैठ जाओगे, दिस इज माय फेवरेट चैप्टर, मैं इसके हर सवाल करके आऊंगा, पेपर में सवाल कुछ ऐसा टफ आ गया जो नहीं बन रहा, बट आप दिल पे लेके बैठे हो कि मैंने तो तैयार करा, मुझे ये करना है, तो चक्कर में क्या होगा, 10 सवाल जो आसान थे उसको आपने देखे ही नहीं। तो आपको ये क्लियर करना पड़ेगा कि आपको उस सब्जेक्ट का मास्टर बनना है या आपको नेशनल डिफेंस एकेडमी जाना है। अगर मास्टर बनो सब्जेक्ट का तो दैट्स ओके, आप बहुत बाल की खाल निकालो, पढ़ो एकदम। बट अगर एनडीए जाना है तो सोचो कि मिल रहे हैं 2.5 ही मार्क्स हर सवाल के, तो चाहे इस सवाल से लाओ या उस सवाल से लाओ, और यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। अगर आप ही आंसर गए तो तुमने 10 नंबर के सवाल खो दिए एक सवाल के चक्कर में। तो दिल पे सवालों को मत लो, पेपर में जब बैठ रहे हो, इसलिए मॉक टेस्ट देना जरूरी है ना, ताकि आपको पता चले सवाल सिलेक्शन करना आज सही टाइम पर। सर ये आप अभी डिफेंस वाला में पढ़ा रहे हैं, इससे पहले आपने बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया है, जैसे LWS में भी पढ़ाया, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? जो डिफेंस वाला अलग प्लेटफॉर्म है एक, और बहुत सारे जब भी के टाइम में सबसे ज़्यादा डिफेंस एस्पिरेंट्स जो एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, सीटीएस की, बहुत ज़्यादा डिफेंस वाला पे ही रिलायबल है, तो उसके ऊपर कुछ बोलना चाहेंगे सर? देखो यार, मेरा तो ये मानना है कि हर प्लेटफॉर्म अच्छा, हर टीचर अच्छा है। मैंने जहां जब भी पढ़ाया बहुत अच्छे लोग मिले, अभी भी लोगों से दोस्ती मेरी वैसी है। मैं ऐसा नहीं मैंने प्लेटफॉर्म चेंज किया तो मेरे रिश्ते खराब हो गए, मेरे रिश्ते भी बहुत अच्छे हैं सबसे, अभी भी वैसी घनिष्ठ मित्रता है। तो प्लेटफॉर्म हर अच्छा है। द थिंग इज कि आप कहाँ से पढ़ना चाहते हैं, है ना, आपकी वाइब कहाँ मैच हो रही, आप कहाँ से समझना चाहते हैं, आपको जहां से समझ आ रहा है आप वहां से पढ़ रहे हैं, दैट इज द थिंग। कोई टीचर बुरा नहीं होता, जहां से समझ आए, जिसने आपको पढ़ा दिया आपके लिए वो बेस्ट टीचर हो गया, जिसका पढ़ाया आपको समझ में आ जाए, तो सब बहुत अच्छे हैं। सर आप बिहार से बिलोंग करते हैं, आप जैसे स्टार्टिंग में हमने बात की कि IAS PCS डिफेंस एस्पिरेंट्स सबसे ज़्यादा बिहार से निकलते हैं, लेकिन एक तो ऑनलाइन ने बिहार के एजुकेशन को थोड़ा बूस्ट किया ही है पिछले कुछ सालों में, लेकिन एजुकेशन के मामले में बिहार पीछे जा रहा है पहले भी, और थोड़ा इम्प्रूव हो रहा है, तो ये क्या कारण है और कैसे इम्प्रूवमेंट लाया जा सकता है? देखो यार, रीजन मल्टीपल है। आप केवल पॉलिटिशियंस और गवर्नमेंट को दोष नहीं दे सकते इन सब चीजों के लिए। जब तक लोग नहीं सुधरेंगे तब तक चीजें नहीं सुधरेंगी, है ना। आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल भेजने के बजाय उसको बोलते हो कि खेत में काम कराने चलो, या फिर अपनी बेटी को बोलते हो कि स्कूल जाने से पहले खाना बना करके जाना, तो शिक्षा व्यवस्था कैसे सुधरेगी? जब तक लोग अपने ऊपर जिम्मेदारियां नहीं लेंगे तब तक नहीं बदलने वाला है माहौल। आप हर हर व्यक्ति की ये जिम्मेदारी है ना कि अगर आपके गांव में, लेट्स से मैं सरकारी स्कूलों की बात करूं, अगर आपके गांव में सरकारी स्कूल है, अब गवर्नमेंट हर जगह जाकर नहीं बैठ सकती देखने के लिए। गवर्नमेंट आपने उसमें स्कूल खोल दिया है, टीचर भेज दिए हैं,
टीचर अगर आके वहां नहीं पढ़ा रहा है तो एक अच्छे नागरिक के तौर पे आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है? आप वहां जाओ इस स्कूल में, स्कूल का जो भी प्रशासन है कोई तो मौजूद होगा ना, उससे ये सवाल करो कि आपका टीचर कहाँ है, पढ़ा क्यों नहीं रहा? टीचर है तो पढ़ा क्यों नहीं रहा? क्यों बाहर बैठा है? क्यों ऐसा हो रहा है? लेकिन हम क्या करते हैं, हम इग्नोर करते हैं कि जाने दो ना, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है। जिस दिन फर्क पड़ना स्टार्ट हो जाएगा, जिस दिन एक्चुअली में लोग सवाल पूछने लगे और अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे ना, उस दिन शिक्षा व्यवस्था क्या हर व्यवस्था सुधर जाएगी। बहुत जरूरत है, लोगों को ही जागरूक होने की आवश्यकता है। एक वन वर्ड रिकैप था जो आपको मतलब आपको बताना है एज ए टीचर, मतलब जो टीचर हैं आपका बॉन्डिंग कैसा है उनका, वन वर्ड में टीचर को एक्सप्लेन करना है। कि सबसे पहले सर प्रथमेश सर। बिल्कुल। डैशिंग डैशिंग राहुल परमार सर। राहुल परमार सर, यारों का यार। और अलग सर। अलग सर तो मालिक। दानिश सर। दानिश जफर सर, दानिश जफर सर का नाम टाइगर, हेज टाइगर। सर उनके माइंडसेट ऐसा है क्या कि ये जैसे टाइगर का होता है अप्रोच, क्यों टाइगर कहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ही इज अ टोटली डिफरेंट गाय। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हिज टीचिंग्स एंड ऑल। मैं बता रहा हूं आपको कि ही इज, मतलब कि बहुत ज्यादा उम्र में बड़े हैं हमसे, बहुत ज्यादा उम्र में बड़े हैं, बट द काइंड ऑफ फिटनेस उनका है ना, हमें मोटिवेशन आता है कि यार क्या पर्सनैलिटी इस बंदे की। और वो अभी भी रुके नहीं है, ही इज स्टिल वर्किंग हार्ड। मतलब वो कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ नई 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 चीजें सीखते रहते हैं, एक्सप्लोर करते रहते हैं। वो एक जगह रुकते नहीं है ना। तभी मैं बोलता हूँ कि ही इज एक्चुअली टाइगर इन रियल लाइफ। और सर सुमित सर। बड़े भाई, ठीक, उन्होंने मेरे को बहुत गाइड करा है, बिल्कुल भाई की तरह सर गाइड जब करा हूं। सर जब प्रिपरेशन कर रहे थे या डिफेंस वाला में आए, तो डिफेंस वाला में अलग सर के साथ कभी फर्स्ट मीटअप हुआ हो, क्या बातें चलती है अलग सर के साथ? एक्चुअली मैं अलग सर के साथ मेरे को बहुत ज्यादा वक्त बिताने का मौका मिला नहीं है, हाय हेलो तक ही हुआ है। तो क्योंकि द थिंग इज ना कि मैं जहां से क्लासेस लेता हूँ, मैं दिल्ली से क्लासेस लेता हूँ और अलग सर रहते हैं जनरली नोएडा हेड ऑफिस। मेरा वहां आना जाना बहुत कम ही होता है, बहुत कम ही ऐसा इंटरेक्शन हुआ है। बट ऑब्वियसली कभी मौका मिले तो डेफिनेटली बैठेंगे, बहुत सी बातें हैं करने के लिए उनसे। सर अगर कोई टीचर को डिफेंस वाला ज्वाइन करना है तो क्या स्टेप्स होते हैं जो डिफेंस वाला ज्वाइन कर सकता है? भाई डिफेंस वाला ज्वाइन करने के स्टेप्स तो पहली बात वैकेंसी यहाँ होनी चाहिए, है ना। वैकेंसीज अगर है तो आप लिंक्डइन वगैरह के थ्रू अप्लाई करके अप्लाई कर सकते हो। तो फिर टीम आपके रेज्यूमे को मैच करेगी, हमारे रिक्वायरमेंट से मैच होता है कि नहीं होता है। फिर उसके बाद आपके नॉलेज राउंड्स के इंटरव्यू वगैरह होंगे, 2 राउंड ऐसे, फिर एचआर राउंड होगा, ऐसे करके फिर आगे चीजें डिस्कस होके फाइनल होता है। मतलब आपके नॉलेज को प्रॉपर चेक सर किया जाएगा। इतनी प्रिपरेशन में और साथ में इतनी टीचिंग एक्सपीरियंस में कोई ऐसा दोस्त या फिर ऐसा स्टूडेंट जिसकी कहानी शेयर करना चाहेंगे सर, मोटिवेशनल कहानी हो किसी की? भाई मोटिवेशनल कहानी तो मैं आपको बताता हूँ। एक मेरे स्टूडेंट था, अभी तो एनडीए में है, तो ही वॉज माई स्टूडेंट। हिज फादर वाज अ वॉचमैन एक्चुअली। तो उसने पढ़ा था मेरे से, ही मेट मी, ही क्लियर्ड एनडीए, उसके फादर भी मिले, ही टच्ड माय फीट एंड हिज फादर बो डाउन टू टच माय फीट। मैं पीछे हटा के, साहब क्या कर रहा था? उन्होंने बोला कि नहीं सर, आप लोगों की गाइडेंस से बच्चे ने, समझिए तो बिल्कुल एक खानदान के ब्लड लाइन ही बदल दिया। मैं तो सर गरीब वॉचमैन हूँ, मेरे को थोड़ी कुछ आइडिया है, लेकिन अब मेरा बेटा अफसर बन रहा है सर। तो आप लोगों की बदौलत है। तो वो चीजें में कहीं ना कहीं लगता है कि यार ठीक है, जो कर रहे हैं अच्छा कर रहा है। महादेव ने एक जरिया बनाया हम अपने को, और हम अच्छा कर रहे हैं। ऐसे बच्चों के लिए ही तो मेहनत करनी है ना। ये आगे बढ़ते रहे, और क्या चाहिए तो जीवन। ये था कि जब प्रिपरेशन करते हैं, मैंने अपने दोस्तों में भी देखा है कि जब ऑनलाइन से कोई पढ़ता है
और अब तो पोल का ज़माना हो गया, पोल से कुछ टीचर क्वेश्चन देता है, बच्चे रिप्लाई करता है, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स का रिप्लाई 0 सेकंड्स में होते हैं। उससे जो बच्चा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है रियलिटी में, उससे डिमोटिवेशन होता है कि ये तो इतनी जल्दी कर ले रहा है, उसे कैसे मेंटेन करें सर? सी द प्रॉब्लम इज ना कि आप अपने ऊपर उसमें फोकस नहीं कर रहे हो, आप फोकस करो दूसरे के ऊपर। आप पहले खुद को अपना कंपटीशन बनाओ। डोंट थिंक सामने वाला आपका कंपटीशन है, व्हाटसएवर इट इज। व्हाई आर थिंकिंग अबाउट हिज आंसरिंग इन 2.5 seconds? यू आर गेटिंग इनफ टाइम ना, फोकस ऑन दैट कि आपको 2 मिनट का टाइम भी अगर मिला तो आपने 2 मिनट में सॉल्व करा है कि नहीं करा है। अगर आज आप 1.5 मिनट में सवाल सॉल्व कर रहे हो तो कल आपका टारगेट वो 2 सेकंड वाला बच्चा नहीं होना चाहिए। आपका टारगेट होना चाहिए कि आज का जो बच्चा जिसने 1.5 मिनट में सवाल सॉल्व किया, यानी कि आपने कल उसको उस सवाल को घटा करके लाना है 1 मिनट में, फिर 50 सेकंड, है ना? तो कंपटीशन खुद को बनाओ, किसी और को मत बनाओ। मतलब खुद के एनालिसिस ज़्यादा करने चाहिए एज कम्पेयर टू दूसरे के रिजल्ट देना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डोंट थिंक अबाउट अदर्स, खुद पे फोकस करो। सर जब ऑनलाइन में एज ए टीचर पढ़ाते हैं, बहुत प्रॉब्लम्स भी होते होंगे कि बच्चों को मैं देख नहीं पा रहा हूँ, और साथ में कुछ अजीब डाउट भी आते होंगे, तो उसे कैसे टैकल करते हैं? अब भाई ऐसे डाउट तो आते रहते, लेकिन अब तो आदत सी हो गई है तो उसको फन वे में ही टैकल करते हैं। थोड़ा सा रोस्ट वोस्ट भी कर लेते हैं बच्चों को, और बच्चों को पसंद भी आता है, वो बुरा नहीं मानते इन चीजों को लेकर के। उनको लगता है कि हाँ साहब मजा आ गया, क्योंकि उनको भी चाहिए यार कि टीचर सामने है नहीं, स्क्रीन कितना देख रहे हैं। तो थोड़ा सा उनको इंगेजिंग क्लास को बनाना जरूरी होता है ऑनलाइन में। अब बच्चों को बांध के आपको रखना पड़ा तो आपको उस तरीके से करना पड़ता है चीजों को। बच्चे उलझुल जुलझुल डाउट तो पूछते रहते हैं। कई बार अगर बहुत ही ऐसा डाउट आ गया कि जिसका मतलब बहुत ही बेकार सा डाउट पूछ दिया, तो बेटर टू इग्नोर, है ना? क्योंकि आपको गुस्सा अंदर से आ चुका बहुत ज्यादा, लेकिन आप अभी कुछ बोलोगे नहीं क्योंकि कैमरे के सामने ऑल दोस थिंग्स, सो मेनी थिंग्स कि आप इग्नोर कर दो, आगे बढ़ जाओ। स्पैमर्स को कैसे पहचानते हैं फिर? स्कैमर्स को अब बिना मतलब उलझुल जुलझुल बातें कोई कर रहा है क्लास में, घटिया घटिया चीजें लिख रहा है, तो स्कैमर्स को ज्यादा पहचानने की जरूरत है नहीं। जो हमारा बैकएंड टीम होती है, बैकएंड टीम को बस एक मैसेज डालना होता है, भैया उड़ा दो, तो फिर वो ब्लॉक कर देते हैं। ज्यादा सोचते नहीं ब्लॉक करने से पहले, ब्लॉक। सर अग्निवीर का जो ये ट्रेंड आया था, अग्निवीर आया था स्कीम, तो इसमें बहुत सारे रिवोल्यूशंस भी हुए, तो आप एज अ अग्निवीर जो स्कीम आया उसके ऊपर क्या बोलना चाहेंगे? मतलब कैसे है बच्चों के लिए, क्योंकि बहुत सारे जो एग्जाम्स थे वो कैंसिल होके अब अग्निवीर में कन्वर्ट हो चुके हैं। देखो अग्निवीर में तो चेंजेस की रिक्वायरमेंट तब भी थी, अब भी है। मतलब आपको ना लोगों को वो एश्योरेंस देना पड़ेगा, जो भी अग्निवीर जा रहे हैं बच्चे, कि 4 साल बाद अगर मैं फौज से बाहर आता तो मेरे पास क्या रहेगा, है ना? वो आप 4 साल के लिए करो या 3 साल के लिए करो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट उसके बाद की एश्योरिटी आप दे दो बस, कि ये आपको हम एश्योर कर रहे हैं कि आपको ये चीज तो मिल जाएगा, यू विल गेट दिस पर्टिकुलर जॉब। क्योंकि अगर आप स्किल्स वगैरह की बात करते हो तो जिस बच्चे ने आर्मी में जाकर के ट्रेनिंग ली है गन चलाने की, उसका स्किल क्या है? उसका स्किल तो गन चलाना है ना। तो वो जब बाहर आएगा तो उस स्किल का कैसे यूज करेगा? तो इस हिसाब से आपको थोड़ी चेंजेस की आवश्यकता है, पॉजिटिव चेंजेस की, और विद टाइम मेरे को लगता है कि वो होंगी भी। सर अग्निवीर एक पॉजिटिव चेंजेस था। भाई पॉजिटिव था नेगेटिव था इस पे कमेंट करना सही नहीं होगा, क्योंकि प्रोज एंड कॉन्स दोनों हैं। प्रोज तो जैसा बताया गया था कि हम फौज को यंग रखना चाहते हैं, ठीक है। कॉन्स तो आपको पता ही है कि वो 4 साल बाद की श्योरिटी नहीं है लोगों में, 4 साल बाद क्या करेंगे। तो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसके भी है। आप जो भी चीज लेकर के आए हो उसको प्रॉपर कम्युनिकेशन के साथ अगर लोगों तक पहुंचाते हो, और जो उनके कंसर्न है उन कंसर्न्स को अगर दूर कर देते हो, तो हर चीज पॉजिटिव है ना? अगर कंसर्न्स को दूर नहीं करा जाए तो हर चीज नेगेटिव है। कंसर्न्स को दूर करना जरूरी है। तो जैसे अब एनडीए सीडीएस तो यूपीएससी करा रही है, लेकिन बहुत सारे जो एग्जाम्स हैं जो अलग अलग, जैसे कोई यूपी पुलिस का एग्ज़ाम है, अभी बहुत सारे एग्ज़ाम्स, जब बच्चा खुद से प्रिपरेशन करके एनालिसिस करके एक अच्छे रिकमेंडेशन के लायक हो जाता है, उसके बाद पेपर लीक या फिर पेपर का रिजल्ट नहीं आना, उस टाइम कैसे मोटिवेशन बनाए रखें, क्योंकि उस समय बच्चा टूट सा जाता है।
बिल्कुल। अब देखो यार, मुझे ये लगता है ना कि उसमें बुरा तो लगता है, और ये मोटिवेशन वाली चीजें सारी धरी रह जाती है वैसे परिस्थिति में। अब उस बच्चे को कैसे मोटिवेट करोगे जिसने 5 साल किसी एग्जाम की तैयारी करी है, और फिर अचानक से पता चलता है उसका पेपर लीक हो गया, कोई स्कैम हो गया, कोई मोटिवेशन वहां पे काम नहीं आता। तो यहाँ पे तो बस हम सरकार से या जो भी अथॉरिटीज है उससे ये दरख्वास्त ही कर सकते हैं, रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि प्लीज मेक स्ट्रॉन्ग रूल्स अगेंस्ट द पेपर लीक एंड ऑल दोस थिंग्स, कि जो भी इसमें जिसकी भी संलिप्तता एक बार पाई जाएगी तो उसके ऊपर बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्रवाई की जाएगी। जब तक लोगों के अंदर डर नहीं बैठेगा तब तक ये चीजें बदलेंगी ही नहीं। कई बारी शांति स्थापित करने के लिए आपको वो हार छोड़ना पड़ेगा। तो आपको वो स्ट्रॉन्ग चीजें लेकर के आनी पड़ेगी कि भाई अगर एक बार आप पकड़े जाते हो, संलिप्तता पाई जाएगी, तो आपके ऊपर ऐसी कड़ी कार्रवाई होगी कि दूसरी बार कोई डर के मारे ना करे उस चीज को। आप बच्चों को आप मोटिवेट नहीं कर सकते, उसका तो उसकी लाइफ का सवाल है यार। क्या उस बच्चे को मैं ये बोल दूं कि हाँ कोई बात नहीं अगली बार तैयारी करो, बट मैं अपनी साइड से कैसे गारंटी दूं कि अगली बार पेपर लीक नहीं होगा? क्या मैं दे सकता हूँ गारंटी? नहीं दे सकता। तो मोटिवेशन काम नहीं आता वैसे। डिफेंस वाले बच्चों के साथ और ज्यादा हो रहा है। डिफेंस में तो अभी तक काफी तक चीजें ठीक है कि डिफेंस में पेपर लीक अब तक नहीं हुआ है, एंड टचवुड ऐसा हो भी ना, क्योंकि यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट कर रहा है। स्टेट पुलिस एग्जाम्स में ऐसा हो रहा है, थोड़ा सा देखना पड़ेगा, मतलब सरकारों को थोड़ा सा सचेत होना पड़ेगा कि आखिर जहां से जड़ को पकड़ना पड़ेगा बेसिकली, कि जहां से लीक हो रहा है उस चीज को स्ट्रांगली पकड़ो, जो भी कल्प्रिट है उनके ऊपर स्ट्रांग एक्शंस जब तक नहीं लिए जाएंगे ना तब तक ये चीजें नहीं बंद होंगी। केवल बोल देना, पेपर रद्द कर देना, दोबारा पेपर करा देना इज नॉट गोइंग टू बी द परफेक्ट आंसर। बच्चा कितने मेंटल ट्रॉमा से उस समय गुजर रहा होता है जब एक पेपर कैंसिल होता है, तो वो उस बच्चे को पता है। तो थोड़ा सा इस सोचना पड़ेगा गवर्नमेंट्स को, अथॉरिटीज को। सर आप एक मैथ फैकल्टी के अलावा एक मोटिवेशनल डोज फैक्टर रहते हैं बच्चों के लिए, तो एक कुछ मोटिवेशनल शायरी हो जाए सर। मोटिवेशनल शायरी तो अभी कोई वैसे ध्यान में आ नहीं रही है यार, बट मैं सिंपल सी बात यही बोलना चाहूंगा कि यार लेडीज एंड जेंटलमैन, देखो मोटिवेशन ये बाहरी चीजें हैं, है ना। ये कोई मोटिवेशन काम नहीं करता जब तक आप अंदर से मोटिवेटेड नहीं रहोगे टू डू समथिंग, कुछ नहीं होगा। आप अपना रीजन फाइंड करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को फिट होना है, क्यों फिट होना, पहले मेरे को ये पता होना चाहिए। जब तक ये पता नहीं होगा कि मुझे क्यों ये चीज करनी है, मैं सुबह 6 बजे उठ के क्यों जाऊंगा जिम या क्यों जाऊंगा दौड़ने, भले मैं कितने में अलार्म लगा लूं। हम अलार्म लगा के सोते हैं, बंद करके वापस सो जाते हैं, है ना। बट जब मेरे को पता रहेगा, ऐसा होता है ना कि कल मेरे को सुबह 6 बजे अगर क्रिकेट खेलने जाना है, ये हमने सबके साथ हुआ है, 6 बजे क्रिकेट खेलने जाना है, मुझे किसी अलार्म की जरूरत नहीं है, मैं 5 साढ़े 5 बजे खुद उठ जाता हूं। क्यों? क्योंकि मेरे माइंडसेट में वो चीज क्लियर है कि यार 6 बजे कल क्रिकेट खेलने जाना है, वो रीजन मेरे पास है। जब तक वो रीजन नहीं होगा तब तक तो वो अलार्म बंद करके सोना होता ही रहेगा। तो बाहरी मोटिवेशन वैसे उस अलार्म की तरह काम करते हैं कि आप उठोगे, बंद करोगे, सो जाओगे, और इनर मोटिवेशन उस क्रिकेट वाले रीजन की तरह काम करते हैं कि अगर 6 बजे मुझे उठ के कल क्रिकेट खेलने जाना है तो मेरी 5:30 बजे खुद आंख खुलेगी। वो ढूंढो पहले आप। मेन वही है सर, वाई क्लियर होना चाहिए, जो आपने स्टार्टिंग में बोला कि वाई क्लियर होना चाहिए। बिल्कुल, वाई क्लियर होना चाहिए। सर लास्ट में एक कंक्लूजन लाइन जो बच्चों को एडवाइस आप देना चाहेंगे सर हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से? आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से हर बच्चे, चाहे वो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको मैं यही एडवाइस दूंगा भाई कि देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क। और केवल हार्डवर्क से भी आजकल चीजें चलेंगी नहीं, हार्डवर्क के साथ आपको स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। तो रेगुलरिटी के साथ मेहनत करते रहिए, कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करते रहिए, खुद पे भरोसा रखिए, ऊपर वाले पे भरोसा रखिए, आपके जीवन में जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। तो आप सभी ने राज सर के साथ हमको देखा और राज सर के एक्सपीरियंस के बारे में हमने जाना। इतने सारे रिटन एग्जाम्स क्लियर किए हैं सर ने, और एसएसबी के बारे में भी सर ने अच्छे से गाइडेंस दिया बच्चों को, और साथ में कुछ मोटिवेशनल बच्चों की स्टोरी भी बताई जो उनके स्टूडेंट्स की थी। साथ में इतने रिकमेंडेशन हो रहे हैं डिफेंस वाला की तरफ से। अभी भी मैंने देखा कि बहुत सारे, इस बार भी 1800-1900 बच्चों का डिटेल निकला। तो सर एक मैथ्स के फैकल्टी के साथ एक मोटिवेशनल डोज रहते हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो ऐसी मोटिवेशनल पॉडकास्ट चैनल पे आते रहेंगे, तो चैनल पे बने रहें। थैंक यू सो मच सर कि चैनल पे आए आप और इनसाइट्स आपने व्यूज़ दिए। Thank you so much.
थैंक यू सो मच।